हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल दी रिसेप्टर में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस वीडियो में हम किसी दवा के बारे में, किसी ड्रग की क्लासिफिकेशन के बारे में बात नहीं करेंगे। ये जो हमारा वीडियो वो केवल उन स्टूडेंट्स के लिए है, उन स्कॉलर्स के लिए है जो लोगों ने अभी रिसेंटली फार्माकोलॉजी ज्वाइन की। इट मीन्स अभी मान लो अगर बात करें बी फॉर्म, तो बी फॉर्म 4th सेमेस्टर में जो अभी स्टूडेंट्स आए हुए हैं, या फिर कोई ऐसा स्ट्रीम है लाइक आपका BMS, BHMS, MBBS, BDS, नर्सिंग, कोई भी ऐसा स्ट्रीम है जिसमें बच्चों ने अभी स्टूडेंट्स हैं रिसेंटली ज्वाइन किया है और उनको अभी फार्माकोलॉजी स्टार्ट हुई है, तो उन लोगों के लिए है। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपको कैसे फार्माकोलॉजी को पढ़ना है, बेटर बेस क्या होंगे कि कैसे आप अपने क्लासिफिकेशन को तैयार कर पाओगे, कौन सी आपको बुक्स फॉलो करना है, कैसे दवाइयों के नाम याद करने हैं, फिर रट्टा लगाना है। ठीक है, तो ऐसे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं। आई होप जितने भी आपके मन में क्वेश्चन होंगे वो इस वीडियो में कवर हुए हैं। अगर आपको लग रहा है कोई ऐसा क्वेश्चन है जो छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, हम प्रयास करेंगे उसका बहुत से जल्द सोल्यूशन निकाला जाए, रिजॉल्व किया जाए आपके क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि जब भी आप किसी नए सब्जेक्ट की तरफ आते हो, मीन जब भी आप किसी नए सब्जेक्ट को पढ़ते हो, तो आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। भाई क्यों पढ़ रहे हैं हम, कितने % लाना है हमें, कितने % लाएंगे तो पास हो जाएंगे एग्जाम में, कौन सी बुक्स फॉलो करना है, कौन से नोट्स फॉलो करना है, टीचर पता नहीं कैसा पढ़ाएगा, ठीक है, ऑनलाइन हमें डेटा मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन सी बेस्ट सबसे बुक होगी जिससे हम अपना पूरा सिलेबस कवर कर पाएँ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं स्कॉलर्स के अंदर। तो बात करेंगे फार्माकोलॉजी से। अगर आपके मन में पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमें बुक्स कौन सी फॉलो करना है, तो जो सबसे अच्छी बुक्स मानी जाती हैं, ऐसे तो बहुत सारी बुक्स है। अगर हम बात करें फार्माकोलॉजी के लिए तो आपकी गुडमैन गिलमैन है, कैटजंग है, लिपिनकॉट है, स्पर्श गुप्ता है, KDT है, ऐसी बहुत सारी बुक्स है। और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट भी हैं जो खुद का अपना स्टडी मटेरियल चलाते हैं, स्पेशली आपका GPAT के एंट्रेंस के लिए हो गया, फिर बहुत सारी मेडिकल की आसन्स होती हैं लाइक आपका नीट PG, तो उसमें भी वो लोग फार्माकोलॉजी को कवर करते हैं। बात करें बुक्स की, तो देखो जो बुक्स का फंडा है वो इंडिविजुअल स्टूडेंट पे डिपेंड कर सकता है। किसी स्टूडेंट्स को KDT बहुत अच्छी लगती है, किसी को कैटजंग बहुत अच्छी लगती है, किसी को रैंगनडेल अच्छी लगती है, तो किसी को लिपिनकॉट अच्छी लगती है। या फिर कोई स्टूडेंट्स ये चाहता है कि हमें भैया बुक्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल टीचर के नोट चाहिए, जो प्रोफेसर क्लास में डिलीवर कर रहा है लेक्चर, उसके नोट्स मिल जाए, बस हम इनफ है और उतना ही हमें पढ़ना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए मैंने बोला हर एक बच्चे का, हर एक स्कॉलर्स का अपना अलग थिंकिंग होता है, अलग नज़रिया होता है सब्जेक्ट को देखने का, सब्जेक्ट को रीड करने का एंड अंडरस्टैंडिंग का। तो अगर हम बुक्स की बात करें तो जो सबसे अच्छी बुक है वो आपकी डिपेंड करती है आपके मेंटल पे, स्टेट ऑफ माइंड पे। मीन्स अगर हम बात करें आपकी KDT, तो KDT भी बहुत अच्छी बुक मानी जाती है इनिशियल लेवल पे। अगर आपको KDT समझ में आ रही है तो दुनिया की हर एक किताब समझ में आ जाएगी। बहुत ही सरल है, बहुत ही ईजी बुक है, KDT को समझना बहुत ईजी है। इसके ऊपर अगर आपको बढ़ना है लाइक आपका गुडमैन गिलमैन की तरफ जाना है, कैटजंग की तरफ जाना है, या फिर आपको रैंगनडेल लिपिनकॉट की तरफ जाना है, तो अगर हम बात करें स्पेशली लिपिनकॉट एंड रैंगनडेल में, तो इन बुक्स के अंदर बहुत ज़्यादा ब्रीफ डिस्कशन, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन नहीं किया है जैसा आपका KDT में किया गया। इसलिए मैंने बोला कि KDT का बहुत अच्छा फंडा है, लिखने का तरीका जो लिखा है ऑथर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बहुत ब्रॉड एक्सप्लेन किया है। जब भी आप ज़्यादा चीज़ों को पढ़ते हो ना तो ज़्यादा बेटर होता है। ज़्यादा चीज़ों को पढ़ोगे तो ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी, अगर आप बहुत कम चीज़ों को पढ़ोगे तो आपके ब्रेन में उतनी कम चीज़ें रिटेन रहेंगी। तो हमेशा प्रयास करिए, अगर आपको बहुत अच्छा नॉलेज गेन करना है और स्पेशली उस सब्जेक्ट में आपको बहुत अच्छे नंबर लाने, बहुत अच्छा नॉलेज रखना है, तो हमेशा आप प्रयास करिए कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। कम कंटेंट पे आप कभी बिलीव मत करिए, कंटेंट हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, क्वालिटी वाइज होना चाहिए। तो मेरे अनुसार जो KDT है बहुत अच्छी बुक है आपकी, जो अभी रिसेंट है, 8th एडिशन चल रही है, तो उसको ले सकते हो। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम अपने सिलेबस को कैसे कवर करें। इट मीन्स बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जिसमें पूरा आपका सिलेबस नहीं मिलता है। बिल्कुल सही, बहुत सारी बुक्स आपकी ऐसी हैं जिसमें पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट नहीं मिलेगा। लाइक अगर आप BMS के स्टूडेंट हैं, BMS के हैं, या फिर BHMS के हैं, BDS के हैं, MBBS के हैं, फिर नर्सिंग फिजियोथेरेपी में है, या फिर आप फार्मेसी की स्टूडेंट हैं, तो आपके मल्टीपल बुक्स को स्टडी करना पड़ेगा, तभी आपको प्रॉपर कंप्लीट सिलेबस मिल पाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जिस भी स्ट्रीम में हो आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद जो बुक्स है ना, बुक्स को आप लाइब्रेरी से इशू करा लीजिए
उसके बाद ये देख लीजिए कौन सा टॉपिक किस बुक में मिल रहा है, उसके अनुसार आपको पढ़ाई करनी है। मोस्ट ऑफ जो टॉपिक हैं आपके, आई थिंक अगर हम बोलें 70 to 80% जो टॉपिक है ना वो आपकी KDT में आपको कवर हो जाएंगे। रिमेनिंग टॉपिक है आप दूसरी बुक से, कैटजंग, लिपिनकॉट, रैंगेंडेल एंड आपका सतोस्कर, ठीक है, गुडमैन, गिलमैन, ये इन बुक्स को आप फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा क्या होता है कि बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं उसमें मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत अच्छा दिया है। लाइक बात करें अगर रैंगेंडेल या फिर आपका लिपिनकॉट में जो मैकेनिज्म है काफ़ी अच्छे से दिया गया है। कुछ मैकेनिज्म आपके KDT में बहुत अच्छे से दिए गए हैं। तो कुछ जो टॉपिक्स होते हैं ना वो इंडिविजुअल बुक्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए गए होते हैं, तो उसके अनुसार आप बुक फॉलो कर सकते हो। तो आपको अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकालना है, बुक्स प्रेफर करना है, उसका इंडेक्स देखना है, कौन सा टॉपिक हमें कहाँ पे मैच कर रहा है, कहाँ पे मिल रहा है, उस सिलेबस में आप नोट कर लीजिए। जब भी आप पढ़ने जाओ, आपको लगे ये टॉपिक पढ़ना है, तो आप लाइब्रेरी जाइए और उस बुक को इशू करा लीजिए, वहाँ से आपको कवर हो जाएगा। इसके अलावा अब तो बहुत सारी सुविधाएं हो गई हैं। अगर हम इंटरनेट की बात करें, यूट्यूब की बात करें, तो लाइक सॉल्यूशन फार्मेसी जो कि इसके फाउंडर डॉक्टर पुष्पेंद्र पटेल, बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही एक डायनेमिक पर्सनालिटी है। उन्होंने आई थिंक पूरा फार्माकोलॉजी अपलोड किया हुआ है और बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है उनका, जो वो एग्जाम्पल देते हैं तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल भी फिट बैठते हैं। तो वहाँ से भी आप बहुत अच्छी अपनी स्टैंडिंग कर सकते हो, बहुत अच्छी रीडिंग कर सकते हो और फार्माकोलॉजी को बहुत ही ईजी वे में उन्होंने प्रयास किया है समझाने का। अब जो तीसरा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो है कि भाई जब भी हम बुक पढ़ने जाते हैं तो यार मुझे बहुत कठिन लगती है, उसकी इंग्लिश समझ में नहीं आ रही है, उसकी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आ रही है, उसकी पता नहीं क्या क्या लिखा होता है, इतना ज़्यादा कंटेंट है, हम कैसे एग्जाम में लिख पाएंगे, अगर बुक्स पढ़ेंगे तो हमारे पास टाइम नहीं है, हम एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, अच्छे मार्क्स नहीं ले पाएंगे। तमाम क्वेश्चन होते हैं स्टूडेंट के अंदर, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है, रियल में ये सब आपकी कमियां हैं, ये रियल में कमियां हैं, आपकी क्वेश्चन नहीं है। कमियां क्यों हैं? देखो, जब भी आप किसी को समझना चाहते हो ना तो आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आप किसी अच्छे रिलेशनशिप में जाते हो या फिर आपको गर्लफ्रेंड बनाना होता है, बॉयफ्रेंड बनाना होता है, तो आप क्या करते हो? डायरेक्टली तो नहीं प्रपोज कर देते हो ना, पहले उस व्यक्ति को आप समझते हो, उसके हाव भाव क्या है, लाइक क्या है, डिसलाइक क्या है, उसका नेचर क्या है, बिहेवियर क्या है, एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव थिंकिंग समझते हो, तभी तो आप उसको प्रपोज करते हो ना। उसी तरह से होता है सब्जेक्ट। जब भी हम किसी सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले हम उस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट करें, ठीक है। अगर आप इंटरेस्ट क्रिएट करोगे तभी उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ पाओगे, अदरवाइज आप उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। अगर डायरेक्टली किसी लड़की को आप प्रपोज कर दोगे तो क्या होगा? वो तो मना कर देगी, भाग जाएगी मना करके ना। तो आपको ऐसा नहीं करना, पहले चीज़ों को समझना है, इंटरेस्ट क्रिएट करना है, उसके बाद रीडिंग करनी है। डायरेक्टली रीडिंग करोगे तो उसका कोई मोटिव नहीं है, आप बहुत लंबे टाइम तक स्टे नहीं कर पाओगे और रिटेन नहीं कर पाओगे। तो बात करें भाई कैसे हम समझे लैंग्वेज को। देखो, अगर हम बात करें KDT, एक्चुअली KDT का हम बार बार नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आप इसी से शुरुआत करिए, बहुत अच्छी बुक मानी जाती है। जो KDT के शुरुआत के पेज हैं लगभग पेज नंबर 1 से 99 या फिर 90 तक जो पेज हैं, इसमें पूरा फार्माकोलॉजी का बेसिक है। और जब भी आप किसी सब्जेक्ट को समझना चाहते हो ना रियली अपने दिमाग और दिल से, तो उसका पहले बेसिक इंट्रोडक्शन आप पढ़ लीजिए। जब तक आपको बेसिक और इंट्रोडक्शन नहीं पता होगा तब तक आप किसी सब्जेक्ट को समझ नहीं पाओगे, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, फार्मास्यूटिक्स हो, एनालिसिस हो, केमिस्ट्री हो, फार्माकोलॉजी हो, कुछ भी हो, आप उस चीज़ को नहीं समझ पाओगे। आप चाहे जितनी प्रयास कर लीजिए, आपको टर्मिनोलॉजी नहीं आएंगी, बहुत सारे आपको वर्ड्स मिस हो जाएंगे, आप चीज़ें इंटरलिंक नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो KDT के पेज नंबर 1 से 99 या फिर 90 तक जो है ना इंट्रोडक्शन फार्माकोलॉजी का, उसको आप बहुत अच्छे से रीड करिए, बहुत अच्छे से प्रयास करिए समझने का। अगर आपको इंग्लिश का कोई वर्ड दिक्कत कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन आप डिक्शनरी निकालिए गूगल से, अपने मोबाइल से और पेंसिल से उस वर्ड को तुरंत वहाँ पे नोट कर लीजिए। लाइक आपको इंग्लिश का कोई वर्ड नहीं है पता है, उसका हिंदी का मतलब नहीं पता है, तो उसमें शर्माना नहीं है, आप गूगल पे डालिए और तुरंत अपनी पेंसिल से वहाँ पे अपनी बुक में नोट कर लीजिए, या फिर आपका जो नोट्स है उसमें तुरंत नोट कर लीजिए, जिससे जब भी आप दोबारा उस चैप्टर को पढ़ोगे तो आपको याद आ जाएगा, हाँ इस वर्ड का मतलब ये था। तो ये बेस्ट तरीका होता है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जितनी ज़्यादा बार पढ़ोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी और उतनी जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप केवल एक ही बार पढ़ रहे हो, भाई फार्माकोलॉजी आपने निकाल लिया, बहुत जोश है, जुनून है, अरे फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे, अब तो फार्माकोलॉजिस्ट टॉक्सिकोलॉजिस्ट हो जाएंगे, आपने KDT, कैटजंग, लिपिनकॉट, रैंगेंडेल पढ़ना चालू कर दिया एक साथ, तो आप नहीं समझ पाओगे, बिल्कुल भी नहीं समझ पाओगे। तो आपको पहले बेसिक स्टार्ट करने हैं, और बेसिक में भी जो टर्मिनोलॉजी है ना उनको समझना है। टर्मिनोलॉजी इन द सेंस कि मान लो कहीं पे कॉन्ट्रैक्शंस लिखा है, रिलैक्सेशंस लिखे हैं,
वासोडायलेटर लिखा है, वासोकॉन्स्ट्रिक्शंस लिखे हैं, तो पहले उन वर्ड्स को आप समझिए इंग्लिश में, हिंदी में, ठीक है, जैसे भी आप समझ में आए, पहले उन वर्ड को समझिए, उसके बाद आपको उसमें जो स्टेटमेंट लिखा है तब समझ में आएगा। आप पूरा स्टेटमेंट तो पढ़ते जा रहे हो लेकिन आपको पता नहीं है कि उस वर्ड का मतलब क्या है, तो भी आप नहीं समझ पाओगे, आपको बहुत डिफिकल्टीज आएंगे समझने में। इसलिए बोल रहे हैं कि पहले बुक्स को पढ़िए, इंट्रोडक्शन पढ़िए, बेसिक पढ़िए, उनका टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, ठूंस लीजिए दिमाग में। जब तक आप टर्मिनोलॉजी नहीं सीखोगे तब तक आप किसी भी सब्जेक्ट को नहीं सीख पाओगे, ये मेरा चैलेंज है। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप टर्मिनोलॉजी पे ज़्यादा फोकस करिए। जब टर्मिनोलॉजी आपकी क्लियर हो जाएंगी, चीज़ें अपने आप समझते चले जाओगे, अपने आप चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। कहीं ना कहीं मेडिसिन की बात करते हैं, हेल्थ केयर सिस्टम की बात करते हैं, डोसेज फॉर्म की बात करते हैं, लगभग इतना ही है हमारी मेडिकल में, या फिर फार्मेसी की बात करें, फार्माकोलॉजी की बात करें। तो इसलिए कह रहे हैं टर्मिनोलॉजी जितनी अच्छी होगी, स्ट्रांग होगी, उतना अच्छा आपका स्टेटमेंट समझ में आएगा और सब्जेक्ट आपको उतनी जल्दी आप कैच कर पाओगे। दोस्तों अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये क्वेश्चन है कि भाई इतनी सारी ड्रग्स क्लासिफिकेशन हम कैसे याद करें। भाई हमारा तो सिर दर्द होने लगता है, सिर फटने लगता है एग्जाम के पहले हम जैसे ही फार्माकोलॉजी की बुक को देखते हैं। हाँ दोस्तों, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट्स और बहुत सारे टीचर के साथ भी होता है कि भाई उनका तो हेडेक होने लगता है फार्माकोलॉजी के नाम से, क्योंकि इतनी ज़्यादा है मॉलिक्यूल्स, इतने ज़्यादा ड्रग्स हैं, मेडिसिन हैं, कैसे रिमेंबर किया जाए। देखो एक चीज़ आपको बिल्कुल कान में भर लेना है, ठूंस लेना है कि आपको फार्माकोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन है वो केवल प्रैक्टिस पे ही आएगा। अगर कोई कह रहा है हम आपको क्लासिफिकेशन सिखा देंगे, तो ये सिखाने वाली चीज़ नहीं है। इसमें कोई इंटेलिजेंस काम नहीं करता है, कोई स्किल काम नहीं करती है। कुछ निमोनिक्स ट्रिक्स होते हैं लेकिन उससे तुम पूरा क्लासिफिकेशन तैयार नहीं कर पाओगे। इसलिए केवल एक फंडा है कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रट्टा मारना पड़ेगा, मतलब उसको मेमोराइज करना पड़ेगा, तभी आप क्लासिफिकेशन ड्रग्स के नाम सीख सकते हो। हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि आपको 2 नाम याद करने हैं, एक का नाम है रामू और एक का नाम है बबलू, कैसे याद करोगे? इसमें कोई इंटेलिजेंस थोड़ी ही है, इसमें तो आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा ना। ये नाम याद रखने पड़ेंगे कि भाई बबलू बताया गया था, कि डब्लू बताया गया था, कि रामू बताया गया था, कि सामू बताया गया था। आपको तो नाम याद करना पड़ेगा। इसमें आपकी स्किल, इंटेलिजेंस और ये सब नहीं चलने वाली है, इसमें आपकी चलेगी मेमोरी, जिसको बोलते हैं रट्टा लगाना। तो जितनी अच्छी आपकी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे ड्रग के नाम और जो आप मेडिसिन मॉलिक्यूल्स के नाम है और जो फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन है उतने अच्छे से आप पढ़ पाओगे। दुनिया की हर चीज़ को सीखा जा सकता है। अगर आपको लग रहा हो यार बहुत कठिन है, फार्माकोलॉजी तो नहीं हो पाएगा हमसे, हर सब्जेक्ट पढ़ लेंगे लेकिन हम ड्रग के नाम याद नहीं कर सकते, तो आप छोड़ दीजिए अपने स्ट्रीम को। आप चाहे मेडिकल साइंस से हो चाहे फार्मास्यूटिकल से हो, आप छोड़ दीजिए उस स्ट्रीम को, क्योंकि अगर आपको मेडिसिन के नाम नहीं पता होंगे, अगर आप फार्मासिस्ट हो, मेडिकल स्टोर पे खड़े मेडिसिन के नाम पर नहीं पता है, ड्रग इंट्रैक्शंस नहीं पता है, तो क्या मतलब है उस पढ़ाई का। आप फिजिशियन है, आपको ड्रग के नाम नहीं पता है, आप भूल जा रहे हो, केवल एक ही ड्रग आपने रट्टा लगा लिया और वही प्रिस्क्रिप्शन में करते जा रहे हो, तो वो तो तरीका बिल्कुल गलत है। तो आपको दवा के नाम याद करने ही पड़ेंगे। आप चाहे निमोनिक से पढ़िए, चाहे आप ट्रिक लगा के पढ़िए, चाहे आप पर डे उसको रिवाइज करके अपने रूम में एक चार्ट लगा लीजिए 5 रुपए वाला, उसमें लिख लीजिए और रोज सुबह शाम दोपहर में आप रट्टा लगाइए, तब भी आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। ये तो आपको करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं है। बिना याद किए आपको ये चीज़ें नहीं आने वाली हैं। हाँ, एक चीज़ इसमें एक बेनिफिशियल ये है आपका कि कुछ दवाइयाँ हैं जिनमें निमोनिक्स और ट्रिक्स काम करते हैं। लाइक हम एग्जांपल ले लें टेट्रासाइक्लिन आपको पता है भाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है, साइक्लिन आ रहा है। टेट्रासाइक्लिन हो गया, आपका डॉक्सीसाइक्लिन हो गया, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो गया, मीनोसाइक्लिन हो गया। तो इसके नाम से हमें पता लग गया भाई साइक्लिन आ रहा है तो टेट्रासाइक्लिन मतलब एंटीबायोटिक है। जोल की बात करें हम, जैसे आपका एट्राकोनाजोल है, लूलिकोनाजोल है, फ्लूकोनाजोल है, तो हमें पता लग गया भाई जोल आ रहा है, एट्राकोनाजोल, लूलिकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल, तो एंटीफंगल हो गया। इसके अलावा माइसिन आ रहा है, लाइक आपका जेंटामाइसिन है, एमिकासिन है या फिर स्टेप्टोमाइसिन है, तो हमें पता लग गया भाई अमीनोग्लाइकोसाइड है, हमारी एंटीबायोटिक ड्रग है। ठीक है, इसके अलावा आपका कैप्टोप्रिल है, इनैलाप्रिल है, लग गया एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स हैं और आपका एंटी हाइपरटेंसिव है। ठीक है, इसी के लास्ट में लोल आ रहा है, मतलब बीटा ब्लॉकर्स है, लाइक आपका एटनालोल है, प्रोपेनोलोल है, बीटा ब्लॉकर्स है। और अगर किसी मेडिसिन के लास्ट में जाइड आ रहा है, लाइक आपका थायाजाइड है, तो वो डाययूरेटिक है। सोन आ रहा है किसी के लास्ट में, लाइक आपका डेक्सामेथासोन है, पेडनिसोलोन है,
ठीक है, तो हमें पता लग जाता है वहाँ पे स्टेरॉइड की बात हो रही है। तो ऐसे कुछ निमोनिक्स है, लेकिन पूरी दवाओं के आप नाम याद नहीं कर पाओगे और बहुत बार बहुत हैवी मिस्टेक हो जाती है निमोनिक्स के चक्कर में। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा आपको कि आप केवल निमोनिक्स और ट्रिक पे ही बेच रहे हैं। आप अपने कुछ इंटेलिजेंस को शामिल करें, थोड़ा सा रट्टा लगाएं, अपनी ब्रेन को इस्तेमाल करें, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर दें, चीज़ें याद हो जाएंगी। ऐसा कोई दुनिया में कोई चीज़ नहीं जिसको हम सीख नहीं सकते और रट्टा नहीं लगा सकते, मतलब स्टेबल नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या है उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। एज लाइक अगर किसी भी रिलेशनशिप को हमें निभाना है तो क्या करना पड़ता है, हमें टाइम देना पड़ता है ना, चीज़ें समझनी पड़ती हैं दोनों तरफ से। उसी तरह हम सब्जेक्ट को, आप सब्जेक्ट से प्यार करिए और उसमें थोड़ा टाइम दीजिए, अपना इंटरेस्ट लगाइए। देखो आपको कैसे नहीं तैयार होता है फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन। आप जैसे सो रहे होगे ना, आपसे कोई पूछेगा गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, तुरंत आप बताने लगोगे कि स्पीड से। थोड़ा सा प्यार तो करिए उस सब्जेक्ट से, आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। बहुत ईजी है फार्माकोलॉजी। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें है कि भाई हम फार्माकोलॉजी में क्या क्या पढ़ेंगे, मतलब हम बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हमारे, तो हमें क्या क्या पढ़ना होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो हर एक एग्ज़ाम का अपना एक दायरा होता है। लाइक अगर हम बात करें नीट पीजी की, जीपैट की, या फिर कोई नर्सिंग एग्ज़ाम की, ठीक है, या फिर हम बात करें गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की, या फिर जो आपका एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम है, फिर कोई भी यूनिवर्सिटी है जो फार्मेसी कोर्स को रन करा रही है, तो हर एक एग्ज़ाम का अपना दायरा होता है, उसके अनुसार वो क्राइटेरिया होती है। लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि आपको फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ना है, वो बहुत ध्यान से सुनना आप। लाइक हम एग्जांपल लेके चलते हैं, लाइक हमने एग्जांपल ले लिया एंटी फंगल ड्रग्स का, ठीक है। तो एंटी फंगल ड्रग्स अगर आपके सिलेबस में दिया है तो आपको क्या क्या स्टडी करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझना है आपको। एंटी फंगल के अंतर्गत सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि फंगस क्या होता है। आपको ये समझ में आ गया बेसिक की फंगस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, और फंगस की सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पूरा समझ लिया, पूरा पढ़ लिया, लेकिन फंगस सेल नहीं पता है आपको, तो कोई मतलब नहीं, आप समझ ही नहीं पाओगे जो ड्रग है ना एंटी फंगल वो कहाँ काम कर रही है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा आप समझ लीजिए, फंगस सेल के बारे में समझ लीजिए कि सेल के कंपोनेंट क्या है। इतना आ गया समझ में। अब बात करेंगे उसके बाद कि जो हमारी ड्रग है, मतलब एंटी फंगल ड्रग्स, लाइक कोई भी ड्रग है आपका, तो सबसे पहले आपको देखना है उसका क्लासिफिकेशन कि फंगस में हमारी कौन कौन सी दवाइयाँ हो रही हैं, मतलब यूज़ हो रही हैं, एंटी फंगल ड्रग्स कौन कौन सी यूज़ हो रही हैं। अब उसके बाद जो हमारी दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, MOA, मतलब जो दवाइयाँ यूज़ हो रही हैं वो कैसे काम कर रही हैं, कौन सी मैकेनिज्म लग रही है। इसलिए मैंने बोला कि आपको फंगस सेल के बारे में आइडिया होना चाहिए, तभी आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बहुत अच्छे से देख पाओगे और चीज़ें समझ पाओगे। तो आपने क्लासिफिकेशन देख लिया, उसके बाद इंडिविजुअल ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो है इसके बाद आपको उस ड्रग के बारे में जो उस कैटेगरी की ड्रग्स हैं, फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल और फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक मतलब आपका ADME हो सकता है, बायो अवेलेबिलिटी हो सकता है, ठीक है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग हो सकता है। अगर हम बात करें फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल की, तो जो ड्रग है हमारी किस रिसेप्टर से बाइंड हो रही है और क्या एक्शन प्रोड्यूस कर रही है, तो आता है हमारा फार्माकोडायनेमिक के अंतर्गत। इसके बाद जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग ऑफ चॉइस, मतलब DOC या फिर फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग। जो हमारी एंटी फंगल ड्रग्स यूज हो रही हैं, भाई बहुत सारी ड्रग्स यूज हो रही हैं, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, कौन से फंगस के लिए। हर एक बीमारी के लिए अपनी एक ड्रग चॉइस है। ड्रग ऑफ चॉइस है मतलब फर्स्ट लाइन ड्रग है जिसके लिए जो रेगुलेटरी बॉडी है स्पेशली उसके लिए उसने अप्रूवल दिया हुआ, उसको बोलते हैं DOC, मतलब ड्रग ऑफ चॉइस। तो वो भी आपको पता होना। और इसके अलावा ड्रग एक्शन ऑन ऑर्गन और सिस्टम, मतलब जो आपकी दवाइयाँ हैं उनका हमारे बॉडी पे, ऑर्गन पे क्या इफेक्ट हो रहा है, या फिर हम बोलें पूरी बॉडी सिस्टम पे, लाइक आपका कार्डियोवैस्कुलर पे क्या इफेक्ट है, आपके नर्वस सिस्टम पे क्या इफेक्ट है, आपके GIT पे क्या इफेक्ट है, तो इसका भी आपको ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कि आपको ड्रग इंट्रैक्शंस, यू हैव नॉलेज अबाउट ड्रग इंट्रैक्शंस, मतलब जब हम एक से ज़्यादा दवाइयों को मिला के देंगे तो क्या इंट्रैक्शंस की पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, क्या हो सकती है, भाई इंटागोनाइज हो रहा है, सिनर्जिज्म हो रहा है, या फिर एडिशनल इफेक्ट हो रहे हैं। कि ऐसा तो नहीं हो रहा है भाई आपने कोई ड्रग्स दे दी, उस ड्रग की वजह से किडनी फेल हो गया, मतलब ड्रग इंट्रैक्शंस हो गया दोनों के बीच में और किडनी फेल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है प्रिपरेशन एंड डोज। ये इंपॉर्टेंस नहीं है, बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन कुछ एग्जाम है आपके, लाइक आपका DHA वगैरह है, MOH है या फिर नेप्लेक्स है, तो इसमें आपका डोजेस फॉर्म और प्रिपरेशन पूछे जाते हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द एग्जाम में ये पूछी नहीं जाती। हाँ, अगर आपके सिलेबस में है तो आपको फिर ये देखना पड़ेगा। इसके अलावा जो लास्ट इंपॉर्टेंट है सबसे, इंडिकेशन और यूजेस। जो हमने दवाइयाँ पढ़ी हैं उनके स्पेशली यूज क्या है,
इंडिकेशंस क्या है, मतलब उस दवाई को किस बीमारी में देना है। लाइक आपने एंटीबायोटिक का अध्ययन किया है, एंटीबायोटिक की स्टडी की है, स्ट्रेप्टोमाइसिन की है, फिर अमीनोग्लाइकोसाइड टेट्रासाइक्लिन्स, कोई भी कैटेगरी की एंटीबायोटिक्स पढ़ी है, तो भाई कौन सी एंटीबायोटिक कौन से बीमारी के अगेंस्ट में काम करेगी, दिस इज इंडिकेशन और यूजेस। तो ये ऑल ओवर इतने क्वेश्चन थे, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थोड़ा सा प्रयास जरूर करना समझने का, और जब भी आप थोड़ा सा किसी सब्जेक्ट से लगाव रखते हैं ना, एक प्यार होता है ना दिल में, तो अल्टीमेटली आप उस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। आप 3, 4, 5, 6 घंटे पढ़ते चले जाते हो, आपको कुछ समझ में नहीं आता है। अगर आप उसी सब्जेक्ट से प्यार नहीं करोगे ना, तो आप जिंदगी में कभी उस सब्जेक्ट को नहीं समझ पाओगे। मेरा चैलेंज है, कभी भी आप नहीं समझ पाओगे, हमेशा परेशान रहोगे, यही बोलते रहोगे यार मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दवाइयाँ कैसे तैयार करें, एग्जाम में पास होंगे फेल होंगे, एंट्रेंस मेरा निकलेगा या नहीं निकलेगा, जीपैट में कौन सा ADR पूछेगा। एक पॉइंट इसमें छूट गया, एडवर्स रिएक्शन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवर्स इफेक्ट भी आपको देखना पड़ेगा इंडिविजुअल ड्रग का, और स्पेशली जो स्पेसिफाइड ADR होते हैं। लाइक अगर हम बात करें, लाइक आपका थैलेडोमाइड से आपका फोकोमेलिया का केस आया, तो ऐसे तो ADRs को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। टेट्रासाइक्लिन है, एंटी एनाबोलिक एक्शन है उनका, ठीक है, और आपका कैल्शियम के साथ चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। जेंटामाइसिन की बात करें, एमिनोग्लाइकोसाइड्स की, तो आपके नेफ्रोटॉक्सिक हैं, आपको ओटोटॉक्सिक हैं, तो ऐसी दवाओं को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है ना। तो आपका एडवर्स इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको उनके साथ चीज़ों के साथ आपको एडवर्स इफेक्ट को भी लेके चलना है, स्पेशली जो बहुत ज़्यादा सीवियर फैटल ADR कॉज करती हैं दवाइयाँ। तो डियर स्कॉलर्स, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको लग रहा है कोई क्वेश्चन यहाँ पे छूटा हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हम प्रयास करेंगे उसका बहुत जल्द से जल्द निवारण किया जाए और उसका सोल्यूशन आपको दिया जाए। और आप अच्छे से पढ़ते रहिए और अपना दिमाग और दिल अपने सब्जेक्ट पे लगाइए, अगर आपको रियल में आगे बढ़ना है और किसी भी सब्जेक्ट को समझना है। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।